हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो एनसीईआरटी रहती है। इसलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन की सोल्यूशन की सीरीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो सीरीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेगी। और आज हर एक क्वेश्चन हम डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन आपके साथ इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। बस इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, और जितना हो सकता है शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। और भाई जिन बच्चों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया और एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए और वो ऐसी बुक को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आ चुके हैं वो वाले क्वेश्चन हो, और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सब कुछ एक बुक के अंदर मिल जाए, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बुक बता देता हूं। दिस इज ओसवाल गुरुकुल का ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। और ये मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसे हेल्पफुल रहेगा? क्योंकि इसके अंदर बोर्ड के आने वाले सारे एमसीक्यूज, सारे असर्शन रीजन, किस टाइप के असर्शन रीजन, किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, किस टाइप की केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अंदर होने वाले हैं। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए। आप लोग फटाफट से जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और इस बुक को बाय कीजिए। और बाय करके बड़े सारे इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सारे इस चैप्टर के, या कोई भी आपने चैप्टर जो पढ़ा है उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगा सकते हो और बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हो। क्योंकि फिजिक्स का मतलब है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, और जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन अच्छी होने वाली है। नाउ लेट्स गो फॉर द एनसीईआरटी क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया, इस बुक का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। जब आपको लिंक मिल जाएगा तो आप लोग डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे ऑनलाइन बाय करने के लिए, वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हो और बढ़िया तरीके से इसकी मतलब इस बुक से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। दो चार्जेस दिए गए, दो स्फीयर्स है। एक पे चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का, और दूसरे पे चार्ज है 3 × 10⁻⁻7 कूलम का। और इनको कितनी दूरी पे रखा गया? दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। इनके बीच का फोर्स बताना है। तो भाई फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ से, K(Q1Q2)/r²। याद रखना, अगर दो चार्जेस कभी भी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे तो उनकी फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी K(Q1Q2)/r²। अब ये क्योंकि कोई मीडियम गिवन नहीं है, अगर कोई मीडियम गिवन नहीं है तो वैक्यूम में K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। पहला चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁻7। दूसरा चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁻7। और इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और यू कैन से दैट 100 से डिवाइड किया जाता है। 100 से डिवाइड किया जाता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से फोर्स क्या बनेगी? 9 × 2 × 3, और यहाँ पे 10 की पावर्स को कंबाइन करता हूं। 9 - 7 विल बी 2, 2 - 7 विल बी -5, 10⁻⁻5। और यहाँ पे आपका बचने वाला है 9 × 10⁻⁻2, क्योंकि 3 का स्क्वायर करूंगा 9, 10⁻2 × 10⁻1। ये देखिए यार, एक जीरो और इसके साथ कंबाइन होकर बचेगी 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 का स्क्वायर करूंगा 10⁻2 आ जाएगा। ये कैंसल आउट होके 6 × 10⁻3 न्यूटन। ये हमारा फोर्स का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यार ये पूछेंगे भाई बताओ इसका नेचर कैसा, भाई अट्रैक्टिव नेचर है या रिपल्सिव है? जनाब कोई चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और कोई नेचर बताया नहीं हुआ। फिलहाल अभी ये बोल रखा है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इनका नेचर जो होने वाला है वो रिपल्सिव होने वाला है। ये आपस में रिपेल करते हैं तो इनका जो नेचर होने वाला दैट विल बी अ रिपल्सिव नेचर। रिपल्सिव नेचर की फोर्स होने वाली है इन दोनों चार्जेस के स्फीयर्स के बीच में। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -8 माइक्रोकूलम एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस? फिर भी ये दिया गया, दो स्फीयर्स है, दोनों के चार्जेस पता है, एक का पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे का नेगेटिव चार्ज है। उनके बीच की फोर्स बता रखी है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब भी फोर्स का क्वेश्चन आ जाए और डिस्टेंस से रिलेट कर रखा हो, चार्जेस से रिलेट कर रहा हो, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल निकाल के देगा, जो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल निकाल के देगा। तो भाई अगर फोर्स की बात करूं ना, फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r²। और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे साइन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको ये बताएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है
तो सिर्फ आपको उससे नेचर पता चलेगा भी अट्रैक्टिव नेचर की फोर्स है। ये दोनों फोर्सेज आपस में, मतलब दोनों चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे। आपको आर निकालना था जी, तो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन में F दैट इज फोर्स, आर स्क्वायर इधर गया, F इधर आया, ये 9 इंटू 10⁻⁹। पहला चार्ज कितना है, दिस इज 0.4 माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम से कूलम में जाने के लिए 10⁻⁻⁶। दूसरा चार्ज कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। मैंने पहले बोला था सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाने का, नेगेटिव साइन नहीं उठाने का, क्योंकि नेगेटिव साइन तो ये बताएगा भी अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। और इनके बीच का फोर्स कितना है, देयर इज अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, देयर इज अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। आपको आर निकालना था, ये कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा। और अब हमारे पास क्या बचने वाला है 18 इंटू 0.8, इसको हटा के मैं नीचे ले आता हूं, ये 10 हो जाएगा। 9 इंटू 2 विल बी 18, 18 इंटू 8, अगर मैं 18 इंटू 8 करता हूं ये मेरे पास 144 आएगा इंटू 10⁻, ये कैंसल आउट होके 8 पावर बचेगी, 8 माइनस 6 विल बी 2 एंड 2 माइनस 6 विल बी -4। तो भाई ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144 इंटू 10⁻⁻4। अब रूट करना पड़ेगा यार, जब रूट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 144 इंटू 10⁻⁻4, 144 का रूट होता है 12 और 10⁻⁻4 का रूट होता है 10⁻2। और अगर आपका ये डिस्टेंस 12 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर मीटर में आ रहा है, अगर मैं 10⁻2 की बात करूं तो ये सेंटीमीटर होता है, तो आपका आंसर आने वाला है इन दोनों चार्जेस के बीच में 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। इन दोनों चार्जेस के बीच में 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने वाला है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब ये पहले ने दूसरे पे फोर्स लगाई, 0.2 न्यूटन की, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं पहले ने ये दो स्फीयर्स रखे गए हैं, इस फर्स्ट वाले ने, दिस इज अ फर्स्ट स्फीयर और दिस इज अ सेकंड स्फीयर, पहले वाले ने दूसरे पे फोर्स लगाई 0.2 न्यूटन, तो दूसरे वाला पहले पे कितना लगाएगा यार। आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ में F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब जितना पहला स्फीयर्स दूसरे पे फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा पहले पे फोर्स लगाएगा, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। अगर पहले ने दूसरे पे 0.2 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो दूसरा भी पहले पे कितनी फोर्स लगाएगा 0.2 न्यूटन की। तो अब यहां से फोर्स देखी जाए F21 भी किसके बराबर होगा 0.2 न्यूटन। इसका मतलब हमारे को क्या पता चलता है भाई, दोनों यार एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई हमने डिस्टेंस निकाल लिया। उन्होंने पूछा बताओ दूसरा स्फीयर पहले पे कितनी फोर्स लगाएगा। भाई जितनी पहले ने दूसरे पे लगाई है तो दूसरा उतनी तो पहले पे लगाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। दोनों एक दूसरे पे बराबर की फोर्स लगाएंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, ठीक है, कोई भाईचारा नहीं निभाया जाएगा यहाँ पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक दैट देयर रेशो Ke² GME/MP is a dimensionless. Look up a table of physical quantities and determine the value of the ratio. What does the ratio signifies? ये रेशो क्या सिग्निफाइज करती है। देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे Ke² अपॉन GME/MP, दिस Me रिप्रेजेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम के अंदर। MP क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मास है और ये कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करूं आपके दिमाग में सीधा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा। 6.63 इंटू 10⁻11 इसका यूनिट होने वाला है, मतलब इसकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। और ये K आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, इतने कूलम की वैल्यू होती है। अगर मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लूं, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K तो आना ही आना है, प्रोटॉन पे चार्ज E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और इनके बीच का डिस्टेंस R। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लूं तो ये होगा G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में R²। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशो निकाला जाए, इनको डिवाइड किया जाए तो ये कैंसिल, क्या बनेगा Ke² अपॉन GME/MP, Ke² अपॉन GME/MP। चलिए अब ध्यान से सुनना, ये बोल रहे हैं ये क्या, इसके क्या डायमेंशन होंगे, Ke² अपॉन ME/MP के क्या डायमेंशन होंगे जनाब। ये किस किस का रेशो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है, ये फोर्स अपॉन फोर्स है। अगर ये फोर्स अपॉन फोर्स है तो कैन आई से दैट ये Ke² अपॉन GME/MP
इज अ डायमेंशनलेस, ये एक डायमेंशनलेस होने वाला है। क्यों डायमेंशनलेस होने वाला है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब ये हमारा हो गया एक डायमेंशनलेस है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूं ना, तो ये मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 में आएगा। ये आंसर मेरा अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 में आएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा बड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बताना है। ये एक डायमेंशनलेस है क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स है, और उसके बाद आपको ये बताना है इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻39 है, एक बहुत बड़ी वैल्यू है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफिकेंस बताता है भाई, ये रेशियो, इसका रेशियो ये बताता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये इसका सिग्निफिकेंस था। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपकी ग्रेविटेशन और जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपस में रिलेट करता है, तो एक बहुत बढ़िया रिलेशन आपको यहां से मिलता है। नेक्स्ट विल बी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एक बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है? ठीक है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। द चार्ज ऑन अ बॉडी, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। व्हाई द चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड? ये चार्ज क्वांटाइज क्यों रहने वाला है? बिकॉज, इसका रीजन क्या है? बिकॉज चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी is always an integral multiple of basic quantum of charge. That basically means that is q is equal to any. That charge exists in discrete number, not in continuous number. ये discrete होता है। e के बाद twice of e आएगा, twice of e के बाद thrice of e आएगा, thrice of e के बाद 4 times of e आएगा। लगातार सारे नंबर नहीं उठा रहे, continuous नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट नंबर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो if I say that, I will say that this is q is equal to plus minus any. चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 किस तरीके की भी हो सकती है, ये कोई भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। ठीक है, तो q is equal to any is the basically the quantization of charge, that charge exists in that is discrete numbers. उसके बाद why can one ignore quantization of electric charge while dealing with macroscopic property? ठीक है, while dealing with macroscopic properties, the quantization of charge can be ignored. The quantization of charge can be ignored. कब इग्नोर किया जा सकता है? यार देखो, एक बार बोलता हूं, जब हमारा n का नंबर, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर बड़ा होने से जो E है वो वैसे ही बहुत छोटा है, तो अगर n बहुत बड़ा हो गया तो E का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है। जितने चार्जेस बढ़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उतने ज्यादा चार्जेस बढ़ते रहेंगे। मतलब कॉन्टिन्यूसली करंट बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली करंट बढ़ रहा है। ठीक है, क्या लिखूंगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, at macroscopic level because n is very large, because n is very large, n जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, and e is very small, और जो e है वो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, and it appears that charge is continuous, और ऐसा लगेगा भी चार्ज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है with the number of electrons. चार्ज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चार्ज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है with the number of electrons। अगर कॉन्टिन्यूस हो गया, मैंने बोला क्वांटाइजेशन क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर वो लगातार बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्वांटिन्यूटी तो उसकी क्वांटाइजेशन खत्म होगी। लेकिन क्वांटाइजेशन खत्म कहां पे होती है, कब ऐसा लगेगा भी चार्ज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, जैसे इसका मतलब जब आपका काइंड ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ, जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से आप लोग डील करोगे, जब कौन सी प्रॉपर्टी से डील करोगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से डील करोगे। क्या ये बात समझ आ गई? अब यार ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से हो गए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ। अगर हम एक ग्लास रोड को
सिल्क क्लोथ से, मतलब एक ग्लास है उसको सिल्क से रब कर रहे हैं, चार्ज अपीयर ऑन अ बोथ, दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या बोला गया, एक ग्लास रोड है, सपोज दिस इज अ ग्लास रोड, ये ग्लास रोड है, और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वूल उठाई और वूल को इसके साथ रब कर दिया, होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained by glass rod, gained by glass rod is equal to amount of electron, is equal to amount of electron lost by wool। तो भाई क्या, that is charge is only transferred from, charge is only transferred from one body to another, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं, दैट इज द चार्ज विल रिमेन कंजर्व्ड, दैट इज द चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड ओनली इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए गए हैं, यही तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्या बोला गया, हेंस लिख सकता हूं, हेंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हेंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंसिस्टेंट, हेंस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंसिस्टेंट। यहां पे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो कंसिस्टेंट रहने वाले, कंसिस्टेंट रहने का मतलब भाई यहां पे अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन निकल के चले भी गए तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका टूटने नहीं वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका फेल नहीं होने वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां भी फॉलो होगा, क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किए गए, हमने ऐसा नहीं है चार्ज को खत्म कर दिया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहने वाला है, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहने वाला है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यार, अब ये 4 पॉइंट चार्जेस है और ये 4 पॉइंट चार्जेस को कहां रखा गया वो देख लो, एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज ए पे रखा गया, एक -5 माइक्रोकूलम का चार्ज बी पे रखा गया, और दूसरा एक सी पे चार्ज रखा गया 2 माइक्रोकूलम का, एक सी पे चार्ज रखा गया 2 माइक्रोकूलम का, एक डी पे चार्ज रखा गया -5 माइक्रोकूलम का। करना क्या, ये एक स्क्वायर है एबीसीडी जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर, एक चार्ज यहां पे 1 माइक्रोकूलम का रखा गया, आपने इस पे फोर्स निकालनी है। जब हम इस पे फोर्स निकालेंगे ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बाकी बचे हुए जितने भी चार्जेस हैं वो इस चार्ज पे फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन, ए इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सी इसको फिर से रिपेल करेगा, और ये जो डी है इसको फिर से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आपने क्या देखा, क्या बी और डी का मैग्नीट्यूड सेम कह सकता हूं, बी और डी का मैग्नीट्यूड सेम कह सकता हूं, क्योंकि इस पे चार्ज और इस पे चार्ज बराबर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो एफ पी एंड एफ डी कैंसल ईच अदर, फोर्स ड्यू टू बी एंड फोर्स ड्यू टू बी एंड डी कैंसल ईच अदर, क्योंकि कैंसल क्यों होंगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट है। सिमिलरली जितना चार्ज ए पे उतना ही चार्ज सी पे, अगर दोनों का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो सी और ए का फोर्स भी बराबर है, तो एफ सी एंड एफ ए कैंसल ईच अदर, एफ सी एंड एफ ए कैंसल ईच अदर, ये दोनों भी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पे सारी फोर्सेस पेयर में कैंसल आउट होगी, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना बचने वाला है, 0। हियर द नेट फोर्स विल बी 0। यहाँ पे जो एक जो चार्ज मैंने सेंटर पे रखा था उस सेंटर वाले चार्ज का नेट फोर्स कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, जितना इसने अट्रैक्शन करा उतना इसने अट्रैक्शन करा, जितना इसने रिपल्शन करा उतना इसने रिपल्शन कर दिया, दोनों की पेयर में अट्रैक्शन और पेयर में रिपल्शन कैंसल आउट होगी और आपका नेट फोर्स कितना आ गया, 0। आपका नेट फोर्स कितना आ गया, 0। Here is the question, let's go for the next one. An electric field line has a continuous curve, that is a line cannot have sudden breaks, why not? इसके sudden breaks क्यों नहीं हो सकते? देखो आपको क्या बोला गया, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये ऐसा नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है आउटवर्ड है, ऐसा नहीं होगा थोड़ी सी चलेगी रुकेगी, फिर थोड़ी सी चलेगी फिर रुकेगी, फिर थोड़ी सी चलेगी रुकेगी, डॉटेड नहीं होता, लगातार चलती है, कंटिन्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे जाके खत्म होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाई ना,
इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे। और एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है ना तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर को जीरो करना होगा। इसका मतलब आपका आर स्क्वायर हो जाएगा इन्फिनिटी, आर भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होती है, इन्फिनिटी पे। तो ये एकदम डिक्रीज नहीं होती और धीरे धीरे डिक्रीज होती है, और एकदम डिक्रीज ना होने की वजह से कंटिन्यूअस चलती है, और कहां पे जाके खत्म होती है, इन्फिनिटी पे। तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व, आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं विदाउट एनी ब्रेक, ये बिना ब्रेक के चलती हैं। क्यों बिना ब्रेक के चलती हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड does not decreases rapidly, एकदम से डिक्रीज नहीं होती है, and become zero at infinity, और कहां जाके जीरो होती है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होती है। तो इन्फिनिटी पे जाके खत्म होगी, पहले खत्म होना पॉसिबल नहीं है। तो ये लगातार कॉन्टिन्यूअस कर्व्स चलती हैं, ये लगातार कॉन्टिन्यूअस कर्व्स चलती हैं। अगला रीजन, सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में क्रॉस क्यों नहीं कर सकती। आपको पता है जहां क्रॉस करेंगी, सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा ना, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताए। ये दोनों आपस में क्रॉस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे क्रॉस करेंगे इसका टेंजेंट इधर और इसका टेंजेंट इधर, दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनने का मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट हैज ओनली वन डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड। ठीक है, अब इसका रीजन क्या लिखता हूं, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ये कभी क्रॉस नहीं कर सकती, because at the point of intersection, जहां पे इंटरसेक्शन होंगी, because at the point of intersection there will be two tangent, वहां पे दो टेंजेंट होंगे, which is not possible, there will be two tangent which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है, there will be two tangent which is not possible, is it clear? जहां पे इंटरेक्शन होगी वहां पे दो टेंजेंट होंगे, और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? देखो यार, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो थोड़ा ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड कभी ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस क्यों होती है, इसके अंदर ब्रेक क्यों नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस क्यों नहीं करती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू बी, क्यू ए दे रखा है 3 माइक्रोकूलम का, और क्यू बी दे रखा है -3 माइक्रोकूलम का, और इनको 20 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा गया वैक्यूम के अंदर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ मिड पॉइंट ओ ऑन द लाइन जॉइनिंग ए बी ऑफ द टू चार्जेस। सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, जो हमारे को दो चार्जेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये ए के ऊपर एक चार्ज रखा गया, बी के ऊपर एक चार्ज रखा गया। ए के ऊपर जो चार्ज है वो 3 माइक्रोकूलम का है, और बी के ऊपर जो चार्ज है वो -3 माइक्रोकूलम के, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो साफ साफ आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर का। इसके मिड पॉइंट पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, भी यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी चार्जेस पड़े हुए सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, सभी जानते हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे हमें एक टेस्ट चार्ज रखना होता है, और वो टेस्ट चार्ज का नेचर होता है पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां पे एज्यूम करूं, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में रिपेल करके ये ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करके ये बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये नजर आ रहा होगा ए और बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में। अगर ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में जाती है और उनका नेट निकालना हो, देखो ये इसको क्या करेगा, रिपेल अपने से दूर भेजेगा, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट अपने पास बुलाएगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन में तो उनको ऐड कर दो, विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई पहले ए की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। के की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁻⁹, और इस पे चार्ज दिया गया 3 × 10⁻⁻⁶ का,
क्योंकि माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज करना है। टोटल डिस्टेंस 20 का था, इसका हाफ करेंगे तो 10 सेंटीमीटर बचेगा क्योंकि सेंटर पे निकालना है। तो 10 इंटू 10⁻⁻² हमारे पास बचने वाला है। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या बनने वाला है, दिस विल बी 27 इंटू 10⁻9 - 6 विल बी 3 और 3 नीचे बचेगा -1 ऊपर आके होगा +1 +4 न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी की, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बी के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और बी का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। अगर डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो बी की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी 27 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, उतना ही मैग्नीट्यूड आएगा जितना ए का आएगा। अब ए पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही बी पे नेगेटिव चार्ज, जितना ए का डिस्टेंस उतना ही बी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस बराबर है। और अगर आपने टोटल फील्ड निकालनी हो तो ए और बी की फील्ड को ऐड कर दो। सर ऐड क्यों करी भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है। ए की रिपल्सिव है, ये वाला चार्ज ए से रिपेल हो रहा है लेकिन बी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में जाएंगी। तो 27 + 27 विल बी 54 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम ए भी लिख सकते हो, ए से दूर की तरफ, और टुवर्ड्स बी भी लिख सकते हो, बी की तरफ भी लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स बी, ये बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। ठीक है जी, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ए की फील्ड रिपल्सिव थी, बी की अट्रैक्टिव थी, दोनों ए की तरफ जा रहे थे, मैंने ऐड करा और मेरी टोटल फील्ड निकल गई। और जो फील्ड आई है वो बी की तरफ आई है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इस प्लेस एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा जाता है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, एक सीधा सा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं ना, दिस इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और अगर आपने फोर्स निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 54 इंटू 10⁻4। और यहां पे अगर चार्ज की बात करूं, टेस्ट चार्ज कितना है, देयर इज अ टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड -1.5 इंटू 10⁻⁻19, -1.5 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 54 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स आने वाला है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 54 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, 20, 27 एंड 54, 0, 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डायरेक्टली भी हो सकता है 540 के अंदर, मतलब जैसे आपको मल्टीप्लीकेशन आती है वैसे कर लेना। ये आपका जो आंसर आने वाला है लगभग 810 आने वाला है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 81 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। दिस फोर्स विल बी 81 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स नेगेटिव में एक्सपीरियंस करेगा। नेगेटिव फोर्स का मतलब जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स बी आया था ना, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज करता हूं, अगर मैं यहां पे नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो नेगेटिव चार्ज रखने के बाद फोर्स नेगेटिव आ रहा है, और फोर्स नेगेटिव आने का मतलब ये फोर्स बी की तरफ नहीं होगा, उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। किस तरफ चलेगा, दैट इज टुवर्ड्स ए। अगर मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये फोर्स किस तरफ है, दिस इज द फोर्स टुवर्ड्स ए की तरफ चलने वाला है। आप इसका आंसर लिख सकते हो 81 इंटू 10⁻⁻15 टुवर्ड्स ए, 81 इंटू 10⁻⁻15 टुवर्ड्स ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, यहां पे दो चार्जेस दिए गए, मैं दोनों चार्जेस को रख के बता रहा हूं। पहला चार्ज कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा चार्ज कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और इनको रखा गया, ये z एक्सेस पे रखे गए हैं। देखिए इनका z कोऑर्डिनेट है तो इसलिए मैं ऐसे मार्क कर रहा हूं यार, ये आपकी z एक्सेस है, ये y एक्सेस है, और काइंड ऑफ ये बाहर की तरफ आपकी x एक्सेस है। कैसे भी बना सकते हैं, ये आपका नेगेटिव z एक्सेस हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव z एक्सेस हो जाएगा। पहला पॉइंट कहां रखा गया, पहला जो आपका चार्ज है वो कहां रखा गया 0,0,15 पे, 15 सेंटीमीटर है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। और ये चार्ज कौन सा आपका, दिस चार्ज इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा चार्ज रखा गया -15 पे, सॉरी पहला चार्ज -15 पे, रियली सॉरी फॉर दिस। 0,0,-15 पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है +2.5 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहां रखा गया है, ये नेगेटिव चार्ज यहां रखा गया है। ये एक डायग्राम है, z एक्सेस पे एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव में, पॉजिटिव साइड में, और एक नेगेटिव साइड में रखा हुआ है। एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नाउ व्हाट आर दी टोटल चार्ज, इसका टोटल चार्ज निकालना है। यार सबको पता है एक चार्ज पॉजिटिव है
एक चार्ज प्लस 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 है, दूसरा माइनस 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 है। तो इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? 0। इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो भाई नेट चार्ज तो हो गया 0। और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालनी है। डायपोल के लिए आपको दो चार्जेस चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। यहां पे जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। जो ये डायपोल मोमेंट निकलती है ना, इसका सिंबल होता है P, और ये कैसे निकलती है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड दैट इज 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है? 15 इधर से, 15 इधर से और 15 इधर से। तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। 30 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -2। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो इसका आंसर यहां से बनता है 7.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -8 कूलम मीटर। दिस इज द डायपोल मोमेंट। और आपको डायरेक्शन बतानी जरूरी है, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सब जानते हो। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, मतलब जो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव जेड की तरफ आएगा। भाई नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, नेगेटिव यहां रखा गया है, पॉजिटिव यहां रखा गया है, तो पॉजिटिव जेड की तरफ नहीं चलेगी, नेगेटिव जेड की तरफ चलेगी। और नेगेटिव जेड का मतलब मैं यहां पे माइनस के कैप साथ में लगा सकता हूं, मैं यहां पे साथ में माइनस के कैप लगा सकता हूं, मैं साथ में माइनस के कैप लगा सकता हूं। अलॉन्ग नेगेटिव जेड चलेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलती है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट दे रखा है 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9 कूलम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9 कूलम। कितने एंगल पे लाइंड है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है फील्ड के साथ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। आपको निकालना क्या? टॉर्क। बहुत सीधा सा फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा। P कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -9। E कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 4, और साथ में आ जाएगा sin 30। sin 30 की बात करूं, ये बचेगा 20 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -5। sin 30 होता है 1/2, ये कैंसिल होकर 10 हो जाएगा। तो 10 रेस्ट टू पावर -4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा। 10 रेस्ट टू पावर -4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगेगा। सीधा सा क्वेश्चन। टॉर्क का सीधा फॉर्मूला P sin थीटा, इसके अलावा P sin थीटा के अलावा टॉर्क का कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा जब आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल, एक पॉलिथीन पीस को वूल के साथ रब किया गया, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, मतलब ये पॉलिथीन है, ठीक है, ये पॉलिथीन है और इसको वूल के साथ रब किया गया। क्या देखा गया? इस पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉलिथीन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है? 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 कूलम का। जनाब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। और जिसके पास, जिसने इलेक्ट्रॉन, देखो ये क्या करेगा, जब रब करोगे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ जाएंगे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो हमारा दूसरा पॉलिथीन है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से, रबिंग करने की वजह से एक के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। देखो यार, पहली तो वूल टू पॉलिथीन ट्रांसफर हुए, वूल टू पॉलिथीन ट्रांसफर हुए, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? Q इज इक्वल टू Ne से निकाल लूंगा। 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -19। सो योर आंसर विल बी 30/16 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 30/16 को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर 30/16 को सॉल्व करूं 1 पॉइंट समथिंग ऑफ 8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 12 अप्रोक्सीमेट में 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 12, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। कहां से कहां तक? वूल से लेके पॉलिथीन तक। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन? योर आंसर विल बी यस, योर आंसर विल बी यस। इफ देयर इज सम इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10 रेस्ट टू पावर -31। तो अगर आपने टोटल मास निकालना हो कितना ट्रांसफर हुआ है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 1.8 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 12,
और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 होता है। इतने केजी का मास ट्रांसफर किया गया था। तो भाई जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास का ट्रांसफर होना बिल्कुल जायज है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तुम इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो मतलब तुमने मास निकाल दिया, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब तुमने उसका मास बढ़ा दिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मास का ट्रांसफर होता है? और आंसर विल बी यस, बिल्कुल होगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो मास का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। इन्होंने पूछा कि आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जब आप, सॉरी, मास का ट्रांसफर होता है जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो, तो आपका आंसर होगा यस, होता है, बिल्कुल डेफिनेटली किया जाता है। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टू इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी। ठीक है, दो स्फीयर्स है और इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर है ए और बी है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? इनके सेंटर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का दे रखा है। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अच्छा, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ दे कैरी अ चार्ज ऑफ, अगर दोनों पे ए और बी दोनों पे चार्ज बराबर है, ए और बी का जो चार्ज दे रखा है वो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का दे रखा है, और इनके बीच का जो इनका रेडियस जो है वो नेग्लिजिबल है। आपने इनकी फोर्स बतानी है। भाई चार्जेस है, सबको पता है, अगर दो बॉडीज चार्ज कैरी कर रहे हैं और उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, बिना सोचे समझे आपको कूलम्स लॉ लगाना होगा। अगर मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ लगाता हूं ना, तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और इसका पहले का चार्ज 6.5 इंटू 10⁻⁻7, दूसरे का भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और इनके बीच में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर का, तो 50 इंटू 10⁻⁻2, 50 इंटू 10⁻⁻2। आप भी कैलकुलेटर में ज्यादा तंग नहीं होऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे तंग नहीं होना है तो व्हाट आई विल डू भी, मैं यहाँ से आपको कैलकुलेटर यूज करके बता दूंगा। देखो मेरे पास मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर है, तो मैं इसके कैलकुलेटर का कैसे यूज करूंगा, 6.5 इंटू 6.5 और इंटू में 9, ये आपका आंसर आ गया। इसको डिवाइड किससे करना है? वी नीड टू डिवाइड दिस बाय 50। हमें इसको डिवाइड करना है 50 से, डिवाइड बाय 50। ओहो, ये तो -50 हो गया, अब +50 कर देते हैं। अब इसको डिवाइड बाय 50 करते हैं, तो डिवाइड बाय 50 करके 7.605। देखो यार, कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। ये आंसर क्या बचेगी? 7.605 इंटू 10 पावर्स कंबाइन कर दें, -2 ऊपर आके +2, 11 - 7 विल बी 4, 4 - 7 विल बी -3। इतने न्यूटन में आंसर आ गया, इतने न्यूटन में आंसर आ गया। दिस इज दी फोर्स जो हमने निकालनी थी। फोर्स कितनी आ गई? 7.065 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इसके बाद व्हाट इज दी फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। क्या बना? फोर्स का फॉर्मूला क्या था? के क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर का स्क्वायर। बोला दोनों के चार्ज को डबल कर दिया, डबल ऑफ क्यू ए करा, डबल ऑफ क्यू बी करा, और डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। r/2 का स्क्वायर कर दिया, r/2 का स्क्वायर कर दिया। ये बोला ना, दोनों के चार्ज को डबल करा, दोनों के चार्ज को डबल करा सेकेंड पार्ट में, और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब यार ये 2 का स्क्वायर ऊपर ले जाके 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, ये भी 4 बना, ये भी 4 चला गया, 16 के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट जो इसका फाइनल फोर्स है वो 16 गुना ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगा, 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। 4 गुना तो बड़ा चार्जेस की वजह से, 4 गुना बड़ा डिस्टेंस के कम होने की वजह से। तो भाई ये जो फोर्स है ये 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स होगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? क्या ये बोल रहे हैं फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हिच इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो मैं एक सीधा सा आंसर करूंगा, इसका डिस्टेंस हाफ करने से, चार्ज के डबल करने से इसकी जो फोर्स है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इसकी जो फोर्स है वो 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, figure 1.30, this is a figure shows the track of 3 particles in a uniform electrostatic fields given the sign of the 3 charges which has the highest charge to mass ratio। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो दो पॉजिटिव, ये जो फर्स्ट और सेकंड चार्ज है ना, ये फर्स्ट और सेकंड चार्ज जा रहे हैं किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ये दोनों कैसे चार्ज होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये थर्ड चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। थर्ड चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। बट आपको निकालना है इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली एक इक्वेशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली। लेट इट बी ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये इनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं। पहले ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहे हैं, इसका कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 0, और प्लस हाफ ऑफ
एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो इसको वाई बोल दूंगा, कितना नीचे आ रही है, ये कितना नीचे आ रही है, तो इसलिए बोल रहा हूं पहले हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा था तो इसलिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूं, अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला एम ए होता है और एक फोर्स का फॉर्मूला क्यूई भी होता है। अगर मैं क्यूई को एम ए के बराबर पुट करूंगा तो यहां से ए जो आएगा वो क्यूई बाई एम आएगा, ए जो आएगा वो क्यूई बाई एम आएगा। अगर यहां पे पुट करता हूं तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूई बाई एम इंटू में टी स्क्वायर, QE by m into t square. Can I simply say that this vertical displacement is directly proportional to charge to mass? This vertical displacement is directly proportional to charge to mass ratio. जिसका चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज्यादा होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। अब आपको फिगर में देख के पड़ रहा है ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन थर्ड के अंदर है और जिसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा है। जिसका सबसे which particle has the highest charge to mass ratio, your answer will be third particle has highest charge to mass ratio, has highest charge to mass ratio। इनका सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होने की वजह से, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट डिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होने की वजह से। ठीक है जी, तीसरा इसका आंसर है। देखो यार प्रूफ कर दिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई है, तो यहां से ए निकाला तो क्यू ई बाई एम आ गया, पता लग गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई एम है। तो भाई जिसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा, उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा। लेट्स गो फॉर द अनदर वन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, what is the flux through the field through a square of side 10 centimeter whose planes are parallel to the yz plane। मेरी ध्यान से सुनना, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपकी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ये z एक्सिस होगी, एक प्लेन रखा गया yz प्लेन में, साफ साफ क्वेश्चन के अंदर रखा गया ये एक yz प्लेन है, ये देख लो जी, ये लिखा गया yz प्लेन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है 3 into 10 raised to power 3 I कैप न्यूटन पर कूलम। आई कैप का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में 3 into 10 raised to power 3 है, एक्स एक्सिस में 3 into 10 raised to power 3 है। अब यार हमें निकालना क्या, कितना फ्लक्स होगा इसके अंदर से, फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कि जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आपने फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर आगे की तरफ, याद रखना एक्स वाई का नॉर्मल वेक्टर, सॉरी वाई जेड का नॉर्मल वेक्टर एक्स की तरफ, एक्स जेड का नॉर्मल वेक्टर वाई की तरफ, एक्स वाई का नॉर्मल वेक्टर जेड की तरफ। जो एक्सेस मिसिंग होती है नॉर्मल वेक्टर उस तरफ जाता है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर, तो एक सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब 0 डिग्री का एंगल cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स हो गया ई ए के बराबर। और यहाँ पे जो ई है वो 3 into 10 raised to power 3 इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड गिवन है और इसका जो एरिया होगा वो 100 into 10 raised to power -4 क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया गया। तो यहां से जो आपका आंसर बनने वाला है 3 into 10 raised to power 1, 3 + 2 5 -4 will be 1, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसके पहले पार्ट का आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री का एंगल, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर एक्स में होगा, अगर नॉर्मल वेक्टर एक्स में होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स में, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट्स नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये बोला जा रहा है अगर मान लो ये स्क्वायर प्लेन दोबारा से, लेकिन इसका जो नॉर्मल है, मान लो मैंने ये इसका नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सॉरी इफ नॉर्मल टू दी प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फील्ड। अब ये प्लेन को चेंज कर दिया गया, प्लेन को कुछ इंक्लाइंड रखा गया ताकि इसका जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब हमने थीटा 0 नहीं लेके, यहाँ पे थीटा 0 ना लेके नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अब 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका जो फ्लक्स बनेगा वो ई ए cos 60 आएगा और cos 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2, मतलब फ्लक्स हाफ हो जाएगा, क्या बचेगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पता लग गया अभी फ्लक्स की वैल्यू हाफ कैसे हुई, एंगल चेंज हो गया, और अगर एंगल चेंज हो गया तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो गया तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। लो भाई ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, अभी ये बोला पिछले क्वेश्चन में अगर मान लो व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सरसाइज 1.4 1 पॉइंट, मतलब जो इसका पिछला क्वेश्चन था, थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, एक क्यूब की साइड, क्यूब आपको पता है एक 3D फिगर है, इस क्यूब की जो साइड दे रखी है वो सारी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल लगा रखी है, मतलब इसके अंदर से पास करके जा रखी है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी। अब इसका नॉर्मल वेक्टर तो आगे की तरफ, इस फेस का नॉर्मल वेक्टर आगे की तरफ, इस फेस का नॉर्मल वेक्टर पीछे की तरफ, इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसका फ्लक्स होगा पॉजिटिव ई। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री और cos 180 होता है -1, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां पे जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा -E। और अगर आपने टोटल फ्लक्स निकालना हो तो दोनों फ्लक्स को ऐड करना होगा, नेट आंसर कितना आ जाएगा 0। नेट आंसर कितना आ जाएगा 0। भाई जितना फ्लक्स यहां से आउटवर्ड है उतना यहां से इनवर्ड है, तो जितना आउटवर्ड फ्लक्स उतना ही इनवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स बराबर हो गए तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। अगर आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स बराबर हो गए तो नेट फ्लक्स कितना हो गया 0। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। केयरफुल measurement of the electric field at a surface of a black box indicates that the net outward flux through a surface of box is 8 into 10 raised to power 3। मतलब ये आपको फ्लक्स दे रखा है, आउटवर्ड फ्लक्स है कितना 8 into 10 raised to power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एक बॉक्स से। व्हाट इज द नेट चार्ज, आपको गॉस थ्योरम याद होगी। गॉस थ्योरम एक बहुत सिंपल से स्टेटमेंट बोलती है दैट गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से चार्ज कैसे निकलेगा, फ्लक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स अपॉन फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना है 8 into 10 raised to power 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 raised to power -12। ये यहां से चार्ज आ जाएगा। फिर से हमारे पास कैलकुलेटर है, सब जानते हो हमारे पास डिसिप्लिन टूल में मैथ्स में जाके एक कैलकुलेटर आएगा जो हमारे 8 और 8.85 को मल्टीप्लाई करके 70.8 आंसर दे देगा। 70.8 into 10 raised to power -9 इतने कूलम का चार्ज आने वाला है, इतने कूलम का चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो भाई हो गया कैलकुलेट, सीधी सी बात थी, गॉस थ्योरम का यूज करा, फ्लक्स दे रखा था, चार्ज निकालना था, चार्ज निकाल दिया, सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दैट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बी पार्ट में बोलते हैं इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। अगर कोई एक बॉक्स बनाया जाता है, इसका फ्लक्स 0 हो जाता है, तो क्या ऐसा जरूरी है अभी फ्लक्स 0 है तो इसके अंदर का चार्ज 0 होगा? कुड यू कंक्लूड दैट देयर वाज बी नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? व्हाई और व्हाई नॉट? जनाब ये बोल रहे हैं क्या फ्लक्स 0 होने से चार्ज 0 होगा? मैं कह रहा हूं नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी होगा। नॉट ऐसा जरूरी नहीं है, नो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज इफ फ्लक्स इज 0 दैट बेसिकली मींस नेट चार्ज इनसाइड इज 0। नेट चार्ज इनसाइड इज 0। बोल रहे चार्ज नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं चार्ज तो होंगे। मान लो एक 2q चार्ज है, एक 3q चार्ज है और एक -5q चार्ज है। भाई चार्जेस तो पड़े हैं, लेकिन जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना इनवर्ड फ्लक्स है, इसका नेट चार्ज 0 है। तो क्या बोल रहे हैं ऐसा जरूरी है भाई फ्लक्स के होने के बाद चार्जेस नहीं पड़े होंगे? नहीं जी, चार्जेस हो सकते हैं, चार्जेस होने के बाद भी फ्लक्स एक कंडीशन में 0 हो सकता है, अगर यहां पे नेट चार्ज 0 है, और नेट चार्ज 0 होने के बाद नेट फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। नेट चार्ज 0 होने के बाद हमारा नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, देखो यार ये एक स्क्वायर रखा गया, ये एक स्क्वायर प्लेट रखा गया, और ये स्क्वायर प्लेट के बिल्कुल ऊपर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक चार्ज रखा गया। कितना चार्ज रखा गया? 10 माइक्रोकूलम का, और इस स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इससे फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स निकलेगा इससे कितना फ्लक्स निकलेगा। पहली बात तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्लोज सरफेस होना चाहिए जो चारों तरफ से घिरा हुआ चार्ज होगा। क्लोज सरफेस होना चाहिए, मतलब जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा होना चाहिए। तो मैं अपनी मर्जी से एक हाइपोथेटिकल क्यूब एज्यूम कर रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल क्यूब एज्यूम कर रहा हूं जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली एनक्लोज कर लेगा, जो इस चार्ज को सिमेट्रिकली अपने अंदर से चारों तरफ से घेर लेगा। और अगर ये क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग
जो ये टोटल फ्लक्स है ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पूरे क्यूब की बात कर रहा हूं, ये पूरे क्यूब की बात कर रहा हूं। क्या मुझे पूरे क्यूब से पूछा था? नहीं सर, मुझे तो स्क्वायर से पूछा था। अब स्क्वायर के क्यूब के अंदर अगर मैं इस रूम के अंदर देखूं, मेरा अगर रूम ये क्यूबिकल शेप का है तो इसके अंदर 6 क्यूब्स होते हैं, सॉरी 6 स्क्वायर्स होते हैं। और अगर मुझे एक स्क्वायर से निकालना है ना, अगर मुझे एक स्क्वायर से निकालना है तो ये जो टोटल क्यूब का फ्लक्स है ना, इसका 1/6 कर दो। जो ये क्यूब का फ्लक्स है, क्योंकि ये 6 हिस्सों में डिवाइड होगा जी। अगर कोई मैंने चार्ज यहां पे रखा, उसकी फील्ड यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, सामने भी जाएगी, पीछे भी जाएगी, 6 जगह जाएगी। और एक जगह से पूछा हुआ है तो 6 हिस्सों में डिवाइड करना भाई। 6 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब 1/6 कर दो, 1/6 कर दो, ठीक है। तो भाई यहां से फ्लक्स थ्रू स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/6। कैलकुलेट तुम करोगे इसको। चार्ज था 10 माइक्रोकूलम का, 10 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इतना फ्लक्स आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कितना है। और ये क्वेश्चन इसके बाद कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्लोज सरफेस होना चाहिए मेरे भाई, क्लोज सरफेस होना चाहिए। बिना क्लोज सरफेस के काम नहीं चलने वाला, बिना क्लोज सरफेस के काम नहीं चलने वाला। लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of the cubical Gaussian surface 9 centimeter of h. What is the net electric flux through the surface? फिर वही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोला गया? एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया, इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा गया। कितना चार्ज रखा गया? 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया। और हमने इस पूरे फ्लक्स से, इस पूरे सरफेस से, ठीक है, ये पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स होगा वो निकालना है, अगर इसकी साइड 9 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। क्या इसकी, अब यार यहाँ पे तो 9 सेंटीमीटर का कोई यूज ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी शेप और साइज पे तो फ्लक्स वैसे ही नहीं डिपेंड करता। चार्ज दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 और ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये आपका यहां से आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा? 200/885, 200/885 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मैंने आपको जैसे बताया, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उस कैलकुलेटर का यूज करके आपको कैलकुलेट कर देता हूं। 200 डिवाइडेड बाय 885, योर आंसर विल बी 0.22 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आ गया जी फ्लक्स। भाई कितने आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं, ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ दिस एंड दिस, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है, to pass through a Gaussian surface of side 10 centimeter centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface will be doubled, how much flux would the pass through the surface? अगर देखो यार, गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम क्या बोलती है? जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। कैन आई से दैट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करती। इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। तो जनाब वो बोल रहे रेडियस के डबल करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द फ्लक्स विल रिमेन सेम, चाहे रेडियस r हो, चाहे 2r हो, चाहे 3r हो, चाहे 6r हो, चाहे 8r हो। अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम होगा, अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स रिमेन सेम, जो यहाँ पे फ्लक्स रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। फ्लक्स रिमेन सेम। लेट्स गो फॉर द पार्ट नंबर 2। क्या पार्ट बोलते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें फ्लक्स दे रखा है? देखो यार, फ्लक्स की वैल्यू क्या है? -1.0 इंटू 10⁻³ फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निकालने के लिए फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लेना, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट कर लेना। -1 इंटू 10⁻³ और 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहां से जो चार्ज की वैल्यू आएगी -8.85 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द आंसर। बहुत साधारण क्वेश्चन। चार्ज निकालना था, फ्लक्स दे रखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां से हमारा चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को बस कुछ 2-4 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करके हमारा एनसीईआरटी पहले चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत जल्दी हम बाकी चैप्टर्स की एनसीईआरटी भी आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ऑफ एन अननोन चार्ज इफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, मतलब अगर इसका डिस्टेंस यहां से 20 सेंटीमीटर का हो जाता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड पॉइंट्स आर रेडियली इनवर्ड, और अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ। व्हाट इज द नेट चार्ज? अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है KQ/r²। फील्ड आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10⁻³, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और जो चार्ज दिया हुआ है वो हमें निकालना है, और जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। 20 इंटू 10⁻², 20 इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको ले जाता हूं इधर तो हमारे पास क्या बनेगा, 30 इंटू 10⁻1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, दिस विल बी दी चार्ज। ये काइंड ऑफ इतना चार्ज हमारे पास बचने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/3 3.33 इंटू 10⁻⁻8, दिस विल बी दी चार्ज। आगे देखो यार, कोई बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है थोड़ी बहुत तो आप उसको सुधार लेना। मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r², लेकिन ये R आपको दे रखा था, E आपको दे रखा था, K की वैल्यू फिक्स होती है, तो यहां से चार्ज निकल के आ जाएगा। जब चार्ज निकल के आया वो आया 33.33 इंटू 10⁻⁻8। फिर बोल रहा हूं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हम इसको वीडियो की लेंथ को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, लेकिन जिस सवाल है ये चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, फील्ड किस तरफ जा रही है, अंदर, और रेडियली इनवर्ड फील्ड किसकी होती है, नेगेटिव चार्ज की। तो जनाब ये नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसकी जो फील्ड है वो कैसी है, इनवर्ड फील्ड है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं, इसकी कैसी फील्ड है, इनवर्ड फील्ड है। अगर यही आउटवर्ड फील्ड होती, अगर यही आउटवर्ड फील्ड होती तो चार्ज आपका पॉजिटिव होता, तो चार्ज आपका पॉजिटिव होता। ठीक है, लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। A uniformly charged conducting sphere of this much diameter has a surface charge density of this. Find the charge on the sphere. What is the total charge flux living through the surface? ठीक है, बहुत बढ़िया। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करा। डायमीटर क्या दे रखा है, 2.4 मीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। शेप कैसी है, स्फेरिकल। शेप कैसी है, स्फेरिकल। हमें निकालना क्या, चार्ज। फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर। सीधा फॉर्मूला यूज करता हूं, सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कैसे निकलेगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा क्या दे रखा था, 80 इंटू 10⁻⁻6, और स्फेयर का एरिया 4πr²। स्फेयर का एरिया 4πr², 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 3.14, रेडियस था 1.2, इसका स्क्वायर करना है तो 1.2 को 2 बार। फिर से हम एक बार कैलकुलेटर का यूज करेंगे, फिर से एक बार हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, और कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। अब सर आप तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, भाई मैंने जल्दी कैलकुलेशन करानी है, और तुम्हारे पेपर में तुम्हारे पास 3 घंटे होंगे, आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। क्या करा, 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 into 1.2. Your answer will be 1446.9 into 10⁻⁻6. That basically means 1.4 into 10⁻�9 coulomb. 1.4 into 10⁻�9 coulomb. Or you can say that 1.4 nano coulomb या 1446.9 माइक्रो कूलम, ये इतने का चार्ज हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था। इसके सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस। फ्लक्स निकालना है तो जनाब वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैंने इसका चार्ज देखा तो कितना था, 1.4 इंटू 10⁻⁻9, और ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहां से फ्लक्स निकल के आएगा 1.4 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर बनने वाला है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कैलकुलेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं, कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई देखो, सीधा सा फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया था, उसके बाद मैंने चार्ज निकाल के फ्लक्स के अंदर पुट कर दिया, आंसर आ गया। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एक बहुत बड़ी लाइन है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या दी हुई है, सॉरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कितने डिस्टेंस पे, 2 सेंटीमीटर पे। आपने इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो भाई एक सीधी सी डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। कोई भी एक लाइन वायर आ जाए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है, और एक सिंपल फॉर्म में 2k/q अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 9 इंटू 10⁴, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁶, सॉरी 9, और लैम्डा आपने निकालना है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻² का, ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये 9 भी कैंसिल आउट, ले दो -2 को ऊपर, अब ये -2 इधर जाएगा तो बचेगा +2, ये 9 नीचे आएगा तो क्या बचेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना एक मुश्किल क्वेश्चन है यार। अब इसके बाद ये कैसे बना, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के होता है, तो ये 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाइए यार अगले क्वेश्चन पे, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, और जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, एक बहुत बड़ी अच्छी आपने अचीवमेंट करी, आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, और विद इन अ स्पैम ऑफ 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन रिवाइज करके जा रहे हो। तो जब आपके एग्जाम आएंगे आप इसको 2x पे देख के दोबारा से रिवाइज करके जाना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। अब क्या बोला गया, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स ऑफ आर प्लेट पैरेलल टू एंड क्लोज टू ईच अदर। ये मेटल पैरेलल प्लेट्स दी गई हैं, इस तरीके से ये 2 पैरेलल प्लेट्स दी गई हैं। On their inner faces the plate have a surface charge density and opposite sign। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 17 इंटू 10⁻⁻22, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 17 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर स्पेस रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट के बाहर, ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और इन द आउटर ऑफ द सेकेंड प्लेट बिटवीन द प्लेट्स। एक सीधी सी बात बता दो, अगर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, अगर ये दोनों इक्वली चार्ज्ड हैं, अगर ये इक्वली चार्ज्ड हैं, इनके बाहर वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये पहले पार्ट का आंसर 0, दूसरे पार्ट का आंसर 0, सेकंड प्लेट के आउटर में 0, फर्स्ट प्लेट के आउटर में 0। सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिर्फ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की ऐड हो जाती है। पहले वाले की σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले की भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो भाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है σ/ε नॉट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है σ/ε नॉट, और वो भी बचती कहां से कहां तक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। कहां से कहां तक बचती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। याद रखना, अगर एक प्लेट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर का, आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, यहां भी 0, यहां भी 0, सिर्फ अंदर होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखी है, 17 इंटू 10⁻⁻22। एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, 8.85 इंटू 10⁻12। यहां से आंसर निकल के आ जाएगा आपका, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको कैलकुलेट करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, और बता देना क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो भाई 14 के 14 चैप्टर, जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन सबका एनसीईआरटी सॉल्यूशन राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। फटाफट से वीडियो को शेयर कर देना, सबके साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब बटन को दबा लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।